मैं पिछले 1 घंटे से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कुछ दूरी पर मुझे एक औरत नजर आई जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी। यह मेरी सहेली प्रज्ञा जैसी लग रही थी, जो पिछले 3 सालों से जेल में थी। मैं उस औरत के करीब गई और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो चौंक गई और बोली, तुम सुमन हो ना? मैंने भी उसे पहचान लिया था। यह प्रज्ञा ही थी। मैं उसके चेहरे को कुछ देर तक देखती रही और उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई। प्रज्ञा मेरे ही गांव की थी और 10वीं तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे, लेकिन प्रज्ञा बोर्ड की एग्जाम भी नहीं दे पाई थी और उसकी शादी हो गई। प्रज्ञा की शादी के 2 साल बाद ही प्रज्ञा के पति अरुण की मौत हो गई और अपने पति की हत्या के जुर्म में प्रज्ञा को 3 साल की सजा हो गई। आज 5 साल बाद प्रज्ञा को सामने देखकर मैं बेहद खुश थी। मैं शास्त्री नगर से गोरखपुर आई थी। यहाँ मेरे एग्जाम थे और गोरखपुर में ही मेरे मामा का घर था। मैं पिछले 15 दिनों से मामा के यहाँ ही रुकी हुई थी और आज गोरखपुर से अपने घर शास्त्री नगर जा रही थी। प्रज्ञा मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैंने प्रज्ञा से पूछा, तुम्हें तो जेल हो गई थी ना? प्रज्ञा ने कहा, मैं पिछले 3 साल से गोरखपुर जेल में अपनी सजा काट रही थी। आज सुबह ही मेरी रिहाई हुई। मैंने कहा, प्रज्ञा, तुम्हारे जेल जाने की खबर मुझे मिली थी। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। प्रज्ञा ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करती। प्रज्ञा की यह बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। प्रज्ञा ट्रेन की खिड़की से बाहर नजरें घुमाए हुए ऐसी बैठी थी जैसे उसका कुछ खो गया हो। 3 साल तक जेल की 4 दीवारी के अंदर रहने के बाद प्रज्ञा ट्रेन की खिड़की से खुले मैदानों को देख रही थी और प्रज्ञा को इस तरह खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। बलिया जिले के शास्त्री नगर में मेरा गाँव था और जय विहार में प्रज्ञा की ससुराल थी। इसीलिए मैंने प्रज्ञा से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी, शास्त्री नगर या जय विहार? प्रज्ञा ने कहा, मैं अभी तो तुम्हारे साथ अपने गांव शास्त्री नगर ही जाऊंगी। मैंने पूछा, प्रज्ञा, तुम्हारे बारे में लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अरुण का कत्ल तुमने नहीं किया। मेरे इस सवाल पर प्रज्ञा खामोश हो गई और काफी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी इस खामोशी के पीछे छुपे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ रही थी। आखिर कोई औरत अपने ही पति का कत्ल कैसे कर सकती है? या तो प्रज्ञा को उसके पति की हत्या में फंसाया गया होगा या फिर उसका पति इसी लायक था। मैंने सुबह ही अपने भैया सुरेश को अपने शास्त्री नगर आने की बात बता दी थी। घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और स्टेशन पर प्रज्ञा से मुलाकात होने के बाद मैं अपना फोन चार्ज करना ही भूल गई थी। रात के 8 बज चुके थे और गाड़ी अपने तय समय पर बरेली जंक्शन पहुंच चुकी थी। मैं और प्रज्ञा स्टेशन पर उतरे और स्टेशन से बाहर निकलकर शास्त्री नगर जाने वाले टेम्पो में बैठ गए। आधे घंटे बाद ही हम लोग शास्त्री नगर चौक पर उतर गए। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ही मेरा घर आ गया। प्रज्ञा का घर मेरे घर से 2 गली आगे था। मैंने प्रज्ञा के हाथों से अपना सामान लिया और बोली, प्रज्ञा, मेरे घर चलो, खाना खाकर चली जाना। वो बोली, नहीं, अभी मुझे अपने घर जाने दो। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मैं घर आई तो मेरी माँ और पापा मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे भैया सुरेश तो मुझे रिसीव करने बरेली स्टेशन निकले हुए थे, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ होने की वजह से उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। मेरे घर पहुँचते ही भाभी ने भैया को कॉल मिलाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। रात के 10 बज चुके थे और भैया अभी तक बरेली स्टेशन से वापस नहीं आए थे। प्रीति भाभी के दोनों बच्चे मुझे देखकर काफी खुश थे और काफी देर तक वो मेरे आसपास ही मंडराते रहे। मैं उन दोनों के लिए कुछ लाना भूल गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया कि सुबह दोनों को मार्केट ले चलूंगी और ढेर सारे चॉकलेट्स दिला दूंगी। मुझे भूख जोरों की लगी थी, इसीलिए मैंने रात का खाना खाया और खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकी होने के कारण मैं
बिस्तर पर जाते ही सो गई। अगली सुबह आँख खुली तो पता चला कि सुरेश भैया रात को घर नहीं पहुँचे। इस बात को लेकर मेरी भाभी प्रीति बेहद टेंशन में थी। रात में मेरे अलावा किसी ने खाना नहीं खाया था। मेरे पापा और मेरी माँ भी परेशान थे। मेरे मझले भैया मनीष रात के 2 बजे तक बरेली स्टेशन पर सुरेश भैया की तलाश में भटकते रहे, लेकिन जब सुरेश भैया नहीं मिले तो वो घर आ गए और सुबह सुबह ही बरेली थाने के लिए निकल गए ताकि पुलिस की मदद से वो भैया की तलाश कर सके। मेरी भाभी किसी अनहोनी के डर से लगातार रोए जा रही। अपनी भाभी की ये हालत देखकर मैं खुद को कोस रही थी। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता तो यह सब नहीं होता। शाम तक भैया के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हो गई। तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को सुरेश भैया के लापता होने की खबर लग चुकी थी। सभी अपने अपने तरीके से सुरेश भैया की तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद भी जब भैया की कोई खबर नहीं लगी तो अखबार में भी भैया की गुमशुदगी की तस्वीर छपवाई गई, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी भैया नहीं मिल पाए। इस बीच एक दिन मुझे प्रज्ञा की याद आई। उस रात वो बोलकर गई थी कि 1-2 दिनों में मेरे घर आएगी, लेकिन 2 महीने के बाद भी वो मेरे घर नहीं आई तो मैं खुद ही उसके घर चली गई। प्रज्ञा का घर मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, फिर भी इतनी दूरी तय करने में मुझे 5 साल लग गए थे। मैं 5 साल बाद प्रज्ञा के घर पहुंची थी, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका था। अब यहाँ प्रज्ञा के छोटे भाई का परिवार रहता था। प्रज्ञा के जेल जाने की खबर सुनकर उसके पापा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और प्रज्ञा की माँ तब से ही बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। प्रज्ञा के छोटे भाई कार्तिक ने जब मुझे यह सब बताया तो मैं बेहद हैरान हुई। मैंने पूछा 2 महीने पहले प्रज्ञा मेरे साथ ही शास्त्री नगर आई थी, इस वक्त तो कहाँ है? कार्तिक ने कहा वो यहाँ आई और घर से अपना कुछ जरूरी सामान लेकर रात को ही यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। यह जानकारी मिलते ही मैं अपने घर लौट आई। मैं प्रज्ञा को लेकर गहरी सोच में पड़ गई थी। 3 साल जेल में बिताकर आने के बाद उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। प्रज्ञा का ससुराल तो पहले ही खत्म हो चुका था। इस बीच उसका मायका भी नहीं बचा था। माँ बाप के न रहते भाई का नजरिया तो वैसे भी बदल जाता है। फिर ऐसी बहन को कौन घर में रखना चाहेगा जो जेल से लौट कर आई हो। मैं समझ गई कि उस रात जब प्रज्ञा घर पहुंची होगी तो उसके भाई कार्तिक और कार्तिक की बीवी ने उसे रात को ही भगा दिया होगा। सुरेश भैया के लापता हुए 6 महीना बीत चुके थे। इस बीच मेरी भाभी बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति घर लौट आएगा। भाभी के दोनों बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन मनीष भैया उन दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मैंने भाभी से कहा, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम आइए भाभी, आपका कुछ गम हल्का हो जाएगा। भाभी ने कहा, 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मैं अब कहीं नहीं जा सकती सुमन। इतना कहकर भाभी मेरे कंधों पर सर रख कर रोने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर मनीष भैया प्रीति भाभी से शादी कर लेते तो इसमें क्या बुराई है। मैंने अपनी माँ से अपने दिल की बात बताई तो वो बोली, सुरेश मरा नहीं है, वो एक न एक दिन लौट कर जरूर आएगा। माँ की यह बात सुनकर मेरी भी उम्मीद जग गई। इसीलिए मैंने मनीष भैया और प्रीति भाभी की शादी की बात को मन से निकाल दिया। मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका था। घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए मैंने गोरखपुर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और एक दिन मुझे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। पैकेज अच्छा था, इसीलिए मेरे सिलेक्शन की खबर सुनकर घर वाले भी बेहद खुश हो गए। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो वो लोग इस बात के लिए राजी नहीं हुए। छोटे से कस्बे की लड़की
इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। मेरे घर वाले इसी बात को लेकर परेशान थे, लेकिन मैं इतना बड़ा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे मझले भैया मनीष पढ़े लिखे थे। उन्होंने मेरे दिल्ली जाने की बात पर घर वालों को समझाया और मनीष भैया की वजह से मेरे मम्मी पापा मान गए। मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में मेरे कंपनी का ऑफिस नेहरू प्लेस में था। मैंने ग्रीन पार्क के पास ही पीजी ले लिया और अपने जॉब पर लग गई। जॉब के दौरान ही मुझे आकाश नाम का लड़का मिला जो मेरे ही कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और मेरा सीनियर था। वो गोरखपुर का रहने वाला था। इसी वजह से मैं उसे काफी बातें करती और कुछ दिनों में ही मुझे उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और दिल्ली की मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन आकाश की वजह से मैं दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच मुझे खबर मिली कि कंपनी मुझे दिल्ली में ही रखना चाहती है, तो यह बात जानकर मैं बेहद खुश हो गई। मैंने अपने घर वालों को अपनी ट्रेनिंग पूरी होने और दिल्ली में परमानेंट जॉब की खुशखबरी दे दी। मैंने तय किया था कि जॉब शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने गांव जाकर अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताऊंगी, फिर लौटकर दिल्ली आऊंगी तो यहीं की होकर रह जाऊंगी। मैंने बरेली के लिए तत्काल में रिजर्वेशन करवा लिया। गांव जाने की खुशी में आकाश के साथ ढेर सारी शॉपिंग की और घर जाने की तैयारियों में लग गई। मेरी ट्रेन दोपहर 3 बजे की थी। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को मैं पिछले 1 महीने से झेल रही थी, इसीलिए मैं सुबह 10 बजे ही आकाश के साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई और 2 घंटे में ही स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन में अभी 3 घंटे का वक्त था। मैं वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। आकाश को ड्यूटी पर निकलना था, इसीलिए वो चला गया। मैं वेटिंग हॉल में बैठी फोन पर आकाश से बातें कर रही थी कि तभी मेरे सामने से एक औरत गुजरी और मैंने देखते ही उसे पहचान लिया। यह प्रज्ञा ही थी। अजीब इत्तेफाक था, 7 महीने पहले भी प्रज्ञा मुझे रेलवे स्टेशन पर ही मिली थी और आज भी वह मुझे रेलवे स्टेशन पर ही नजर आ गई। मेरे देखते ही देखते प्रज्ञा आगे जा चुकी थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन शायद उसे सुनाई नहीं दिया। मैं स्टेशन के वेटिंग हॉल में अपना कीमती सामान छोड़कर प्रज्ञा के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक वो भीड़ में गुम हो चुकी थी। मैंने वापस आकर अपना सामान हाथों में लिया और प्रज्ञा को ढूंढने निकल पड़ी। जिस तरफ वो गई थी मैं उस तरफ कई बार गई और पूरे आनंद विहार स्टेशन को खंगाल लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं थक हार कर वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। 10 मिनट बाद ही प्रज्ञा वेटिंग हॉल की तरफ आती हुई नजर आई, तो मैं अपनी जगह से उठ गई। मैंने देखा कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी था और जैसे ही दोनों थोड़ा और करीब आए, मैं प्रज्ञा के साथ वाले आदमी को देखकर चीख पड़ी, सुरेश भैया। मेरी यह चीख सुनकर प्रज्ञा और सुरेश भैया ने मेरी ओर देखा और मुझे देखते ही दोनों के होश उड़ गए। लेकिन फिर भैया मेरे करीब आए और मुझे गले लगाकर रोने लगे। दोनों को साथ देखकर मैं इतना तो समझ ही गई थी कि उस रात प्रज्ञा और भैया दोनों साथ ही गायब हुए थे। आनंद विहार के वेटिंग हॉल में एसी चल रहा था, लेकिन मेरे भैया के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। मेरे कहने पर दोनों मेरे सामने की बेंच पर बैठ गए। मैंने पूछा, भैया आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे और प्रज्ञा के साथ दिल्ली में क्या कर रहे हो? भैया ने प्रज्ञा की ओर देखा और कहा, प्रज्ञा तुम्हारी भाभी है सुमन। यह जेल में मेरे ही जुर्म की सजा काट रही थी और उस दिन जब मैं बरेली स्टेशन पर तुम्हें रिसीव करने पहुंचा तो तुम्हारे साथ प्रज्ञा को देखकर मैं हैरान हो गया और मैं तुम्हारे पीछे पीछे शास्त्री नगर तक आया। जैसे ही तुम घर में गई मैं प्रज्ञा के पास पहुंच गया। प्रज्ञा को तो लगा था कि मैं उसे धोखा दे चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस औरत ने मेरे जुर्म को अपने सर के ऊपर लेकर 3 साल जेल काटी हो, मैं उस औरत के साथ धोखा नहीं कर सकता था। उसी रात मैं और प्रज्ञा दिल्ली के लिए निकल गए और तब से हम दोनों दिल्ली में ही हैं। आज ही प्रज्ञा के भाई कार्तिक का
कॉल आया कि प्रज्ञा की माँ की डेथ हो गई है, तो प्रज्ञा बरेली जाने के लिए तैयार हो गई और मैं इसे स्टेशन तक छोड़ने चला आया। ट्रेन में काफी भीड़ होगी और प्रज्ञा के पास कंफर्म टिकट भी नहीं है। अब यह तुम्हारे साथ ही बरेली चली जाएगी। मैंने पूछा, भैया कुछ तो शर्म करो, शास्त्री नगर में पिछले 7 महीने से प्रीति भाभी आपके इंतजार में बैठी हैं, उसका क्या होगा? भैया ने कहा, तुम्हारी प्रीति भाभी को मेरी जरूरत नहीं है, वो बहुत पहले ही तुम्हारे मझिले भैया मनीष की हो चुकी है। मैंने कहा, भैया तुम अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए क्यों एक शरीफ औरत पर इल्जाम लगा रहे हो? भैया ने कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा बल्कि सच कह रहा हूँ। दरअसल जब प्रीति से मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैं प्रज्ञा के प्यार में डूबा हुआ था और मैं अपनी बीवी से बात भी नहीं करता था। इसी बीच प्रीति और मनीष का अफेयर शुरू हो गया और दोनों के इस अफेयर से मैं खुश था। प्रीति के दोनों बच्चे असल में मनीष के ही बच्चे हैं। इसी बीच ट्रेन आ गई और बातचीत का सिलसिला यहीं रुक गया। B3 में सीट नंबर 62 खोजकर मैं और प्रज्ञा बैठ गए। भैया ने हम दोनों का पूरा सामान सीट के नीचे एडजस्ट कर दिया और बोले, प्रज्ञा तुम्हें ट्रेन में सारी बातें समझा देगी, तुम बस इतना वादा करो कि तुम मुझसे मिली यह बात घर में किसी को नहीं बताओगी। ट्रेन के खुलने से पहले भैया चले गए। कुछ समय बाद हमारी ट्रेन भी पटरी पर सरकने लगी। मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे जो मैं प्रज्ञा से पूछना चाहती थी। मैं खिड़की वाले सीट पर बैठी थी और प्रज्ञा मेरे बगल में बैठी थी। मैंने धीरे से प्रज्ञा से पूछा, तो क्या तुम्हारे पति अरुण का कत्ल मेरे भैया सुरेश ने किया था? प्रज्ञा ने कहा, दरअसल मैं और सुरेश स्कूल के दिनों से एक दूजे को चाहते थे, लेकिन हमारी जाति अलग थी। छोटी जाति में शादी होने पर नाक कट जाती, इसीलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी अरुण से करवा दी। अरुण एक नंबर का शराबी था। शुरू में तो मैंने सुरेश को भुलाकर अरुण को ही अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन वो मेरे प्यार के काबिल नहीं था। छोटी छोटी बात पर वो मुझ पर हाथ उठा देता। उसके घरवाले भी उसी का साथ देते। मैं जब अपने मायके में शिकायत करती तो मेरे पापा मुझे ही ज्ञान देने लगते। इसीलिए मैं 1 साल तक अपने ससुराल में घुटती रही। अरुण के दोनों बड़े भाई अपने परिवार के साथ बलिया शहर में रहते थे, लेकिन जब भी जय विहार आते उनकी बीबियां मुझे बेहद ताने मारती और मेरे साथ बुरा व्यवहार करती। मैंने कई बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन नहीं कर पाई। मेरे ससुराल के करीब ही सुरेश के कपड़ों की दुकान थी। मैं अरुण के व्यवहार से दुखी थी, इसीलिए मैं फिर से सुरेश के करीब आने लगी। बहाने से उसकी दुकान पर जाती और कभी कभी जब घर में कोई न होता तो मैं सुरेश को घर पर बुला लेती। एक दिन सुरेश घर पर ही था कि अरुण आ गया और मुझे गैर मर्द की बाहों में देखकर वो अपना आपा खो बैठा। उसने पास पड़ी रॉड उठाई और मुझ पर हमला कर दिया। सुरेश ने उसे पकड़ लिया और हाथापाई के दौरान अरुण के सिर में गहरी चोट लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उस वक्त घर में मेरे और सुरेश के अलावा तीसरा कोई नहीं था, इसीलिए मैंने सुरेश को वहां से जाने को कहा और उसके जाते ही पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में अरुण ने मुझ पर जानलेवा वार किया और बचाव में मेरे हाथों उसकी मौत हो गई। गैर इरादतन हत्या का मुझ पर मुकदमा हुआ और मुझे 3 साल की सजा हो गई। जब मैं 3 साल बाद जेल से रिहा हुई तो मैं सीधे शास्त्री नगर के लिए ही निकली। उस रात तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अपने घर की ओर अभी कुछ दूर ही गई थी कि सुरेश मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे उसी रात दिल्ली के लिए निकलने को कहा। मैं अपने घर गई और अपने स्कूल का सर्टिफिकेट और जरूरी चीजें लेकर उसी रात सुरेश के साथ बरेली स्टेशन पहुंची और रात 12 बजे की ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली में सुरेश और मैं कालका जी में किराए पर रहते हैं और हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं। इस वक्त मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ।
इसीलिए तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि मुझसे मेरे सुरेश को अलग करने की कोशिश मत करना। मैंने प्रज्ञा की पूरी कहानी सुनी और बरेली स्टेशन आने तक मैं अपने भाई और प्रज्ञा के बारे में ही सोचती रही। स्टेशन पर उतरकर हम दोनों शास्त्री नगर के लिए टेम्पो में बैठे और शास्त्री नगर उतरकर प्रज्ञा मेरे साथ मेरे घर तक पहुंची और हाथ जोड़कर मुझसे बोली, प्लीज सुमन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस राज को अपने घर में किसी को मत बताना। मैं घर आई तो रात के 8 बज चुके थे। मनीष भैया भी अपने दुकान से घर आ चुके थे। सुरेश भैया के गायब हो जाने के बाद से उनकी दुकान मनीष भैया ही संभाल रहे थे और इन 7 महीनों के दौरान मनीष भैया ने अपनी दुकान को काफी बड़ा कर लिया था। उनकी कमाई भी अच्छी खासी थी और मेरी सैलरी भी घर में आने से मेरे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई थी। प्रीति भाभी के दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे थे, इससे वो भी बड़ी खुश थी। प्रज्ञा की माँ की मौत हुई थी, ऐसे में मेरा उसके घर जाना भी जरूरी था। अगली सुबह उठते ही मैं प्रज्ञा के घर पहुंची। प्रज्ञा के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी, लेकिन प्रज्ञा को पूछने वाला कोई नहीं था। एक कातिल से कोई भी इज्जतदार इंसान रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं उसकी इस मुश्किल को समझ रही थी। उसकी माँ ने मरने से पहले अपने बेटे से कह दिया था कि प्रज्ञा मेरी अर्थी को हाथ भी न लगाए। इसीलिए प्रज्ञा की माँ का दाह संस्कार प्रज्ञा के शास्त्री नगर पहुँचने से पहले ही हो चुका था। अब उसे उसका घर काटने को दौड़ रहा था, इसीलिए वो आज ही दिल्ली निकलने के लिए अपना सामान पैक कर चुकी थी। मैंने उससे कहा, प्रज्ञा तुम मेरे घर चलो और 2 दिन बाद दोनों साथ ही दिल्ली निकल जाएंगे। मैं कल ही तत्काल में 2 टिकट निकलवा लूंगी। प्रज्ञा 2 दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर आ गई। प्रज्ञा को घर में देखकर मेरे घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन 2 दिनों में वो मेरे साथ ही दिल्ली निकल जाएगी यह जानकर किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रज्ञा मेरे साथ ही सोई और रात भर हम दोनों ढेर सारी बातें करती रही। घर में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रीति की तरह प्रज्ञा भी इस घर की बहू है। सुबह हुई तो मैं प्रीति भाभी के पास गई और बोली, भाभी अब तुम सुरेश भैया का इंतजार छोड़ो और मनीष भैया से शादी कर लो। मेरी यह बात सुनकर प्रीति भाभी चौंक गई और बोली, तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए राजी होंगे? उन्हें तो लगता है कि उनका बेटा सुरेश एक दिन लौट कर जरूर आएगा। मैंने कहा, उन लोगों को समझाना मेरा काम है। मैं परसों दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही मनीष भैया से अपनी शादी की बात कर लो और कल मैं आर्य समाज मंदिर में तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैंने वहाँ बात कर ली है, कल सुबह 11 बजे तुम दोनों की शादी है। इतना कहकर मैंने भाभी के जवाब का इंतजार किया। वो अपनी जगह से उठी और सीधे मनीष भैया के कमरे में चली गई। उनके वहाँ से जाते ही मैं झट से अपने माँ और पापा के कमरे में गई और दोनों को मनाने में कामयाब हो गई। दोपहर में मैं जब प्रीति भाभी से दोबारा मिली तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की ताजगी नजर आई। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, माँ और बाबूजी को मैंने राजी कर लिया है, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। मेरी इस बात पर भाभी शर्मा गई और बोली, जब घर में सभी राजी हैं तो फिर मैं भी शादी के लिए राजी हूँ। भाभी की यह बात सुनकर मैं समझ गई थी कि सुरेश भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। अगले ही दिन मनीष भैया और प्रीति भाभी की शादी हो गई। दोनों घर आ गए और मैं दिल्ली जाने की तैयारियों में लग गई। 3 साल बीत चुके थे। मैंने दिल्ली में आकाश के साथ शादी कर ली और हम दोनों ने मिलकर कालकाजी में 2 BHK का एक फ्लैट खरीद लिया। मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने का फ्लैट मेरे भैया सुरेश और प्रज्ञा ने खरीद लिया और इस वक्त हम सभी कालकाजी में एक साथ ही रहते हैं। कहानी से सीख, अरेंज मैरिज गलत नहीं है, लेकिन अब वो जमाना नहीं है जब शादी के नाम पर लड़की को किसी भी आदमी के संग ब्याह दिया जाता था। आज के बच्चे अपनी पसंद से अपना साथी चुनना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। याद रखिए कि जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप